नमस्कार दोस्तों। भारत में यूपीएस स्कीम को मंजूरी मिल चुकी है जो कि अगले साल अप्रैल 2025 से लागू भी हो जाएगा। अब ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये यूपीएस है क्या? दोस्तों, यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये अगले साल अप्रैल 2025 से लागू होगा, तो उसके पहले अभी फ़िलहाल कौन-सी पेंशन की स्कीम है, हम उस पे भी एक नज़र डालेंगे और सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पेंशन की स्कीम थी, हम उसके बारे में भी देखेंगे और साथ-साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो यूपीएस जिसको मंजूरी मिली है, जो कि अगले साल से लागू होने वाला है, वो एनपीएस और जो सबसे स्टार्टिंग की पेंशन स्कीम जिसको ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं, वो उससे कितना अलग है। इसके आने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान हैं, कुछ नुकसान हैं भी या नहीं, फ़ायदे हैं भी या नहीं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर सपोज़ आप रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के आखिरी साल में मतलब पिछले 12 महीनों में अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए प्रति महीने यानी कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ रही है और यहाँ हम बेसिक सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपको यूपीएस के तहत जो पेंशन मिलेगी वो 25,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है कि आपको जो आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, उसको करते हुए आपको 25 साल या फिर उससे ज़्यादा समय होना चाहिए। अगर इससे कम समय होता है आपको नौकरी के लिए, तो आप इतने ज़्यादा पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर हमारी नौकरी को 25 साल या उससे कम टाइम हुआ है, तो फिर ऐसे में हमें कितना पेंशन मिलेगा? दोस्तों, पेंशन आपको उस केस में भी मिलेगा, बट वो जो पेंशन है वो मिनिमम 10,000 तो आपको मिलना ही मिलना है। किसी भी केस में इतना पेंशन तो आपको मिलेगा। और एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सपोज़ अगर आपकी सैलरी रिटायरमेंट से पिछले 1 साल में 20,000 रुपए प्रति महीने हैं, अगेन यहाँ पे हम बेसिक सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं और आपको अपनी नौकरी करते हुए 12 साल या उससे अधिक समय हो चुका है, तो ऐसे केस में आपको करीब 15,000 रुपए पेंशन में दिए जाएँगे। साथ ही इस पेंशन में आपके जो महँगाई भत्ता है उसको भी जोड़ा जाएगा। और दोस्तों, यहाँ ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि ये स्कीम अभी फ़िलहाल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए ही लागू की गई है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये अभी लागू नहीं की गई है, इसके बारे में विचार किया जा रहा है। और फ़िलहाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब 23 लाख लोगों को इस यूपीएस के आ जाने से असर पड़ेगा और अगर ये राज्यों में भी लागू कर दी जाती है, तो टोटल 90 लाख जो एम्प्लॉयी हैं, वो यूपीएस का फ़ायदा ले सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप ध्यान में इस बात को रखिए कि आपको एनपीएस और यूपीएस में से एक को चुनने का मौका दिया जाएगा। आपके पास ये 2 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से आपको एक को चूज़ करना है कि आप एनपीएस के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप ओपीएस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। आप जो चाहें उसे चुन सकते हैं, मगर ध्यान में ये रखना है कि अगर आपने एक ऑप्शन चुन लिया, तो पलट के वापस आप दूसरे ऑप्शन पर नहीं आ सकते हैं। जो ऑप्शन आपने आगे के लिए चुना है, फिर आपकी जो पेंशन है, वो उसी के आधार पर डिसाइड की जाएगी। अब दोस्तों, फ़िलहाल अभी तक जो सिस्टम था, पेंशन की जो स्कीम थी, वो एनपीएस थी और अब यूपीएस को लागू किया जाने वाला है, अगले साल से ये लागू हो जाएगा। तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो एनपीएस में थे और यूपीएस में नहीं हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो एनपीएस में नहीं थे लेकिन यूपीएस में हैं। तो दोस्तों, एक क्लॉज़ यहाँ पे ऐसा है यूपीएस के बारे में अगर हम बात करें, सपोज़ अगर किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट के टाइम पे मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केस में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको फैमिली मेंबर को भी पेंशन मिलता है। 60% जो है वो पेंशन फैमिली मेंबर को मिलेगा, साथ में महँगाई भत्ता भी दिया जाएगा। ये क्लॉज़ जो है वो एनपीएस में नहीं था, इसको यूपीएस में जोड़ा गया है। और इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस जो है वो एनपीएस और यूपीएस में आप मान सकते हैं कि एक सिमिलैरिटी तो देखिए दोनों में ये थी कि एनपीएस में भी और यूपीएस में भी जो एम्प्लॉयी है उसके सैलरी से भी कुछ परसेंट जो है वो पैसे कटते थे और आपके यूपीएस में भी कटेंगे। ये एनपीएस में भी था, यूपीएस में भी था और कुछ अमाउंट जो है वो सरकार की तरफ से उस फंड में जोड़ा जाता था। ये काम भी एनपीएस में भी होता था और यूपीएस में भी हो रहा है। लेकिन सरकार की जो हिस्सेदारी थी वो यूपीएस में बढ़ गई है। एनपीएस में सरकार जो है वो 14% के करीब अपना इन्वेस्ट करती थी, लेकिन अगर हम यूपीएस के
बारे में बात करें तो ये परसेंटेज जो है वो 14% से बढ़कर 18.5% हो गया है। इसका मतलब जो सरकार की हिस्सेदारी है वो यूपीएस में एनपीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो दोस्तों बेसिकली जो पेंशन मिलता है उसको आप मान सकते हैं कि वो एक फंड होता है जिसमें आपकी हिस्सेदारी भी जाती है और सरकार की तरफ से जो हिस्सेदारी है वो भी इकट्ठा होती रहती है। जब तक आपका कार्यकाल चलता है नौकरी का, ये फंड आपका जमा होता जाता है, बढ़ता रहता है और रिटायरमेंट के टाइम आपको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाता है और साथ में फिर आपको आगे के टाइम के लिए पेंशन भी मिलती है। हालांकि दोस्तों अब हम एनपीएस से यूपीएस की तरफ बढ़ रहे हैं, मींस न्यू पेंशन स्कीम से अब हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस सबसे एनपीएस के भी पहले जो है वो ओपीएस थी, दैट मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो लागू की गई थी और उससे काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे। बहुत लोगों की इच्छा ऐसी थी कि जो ओपीएस है वो कभी बदले ना, ओपीएस की जगह एनपीएस ना आए। और एनपीएस के आने के बाद भी काफ़ी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, कई संगठन बने थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और बाद में ये विरोध इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था कि एनपीएस के कुछ क्लॉजेज़ में बदलाव भी किए गए थे और साल 2003 के पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो लागू थी। लेकिन 2003 के बाद जब वाजपेयी सरकार आई तो उन्होंने एनपीएस को लागू किया। एनपीएस को लागू करने के पीछे भी कुछ कारण थे, कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से सरकार को एनपीएस को लागू करना पड़ा। तो आइए यहाँ ये देख लेते हैं कि आखिर ओपीएस में ऐसे क्या सिस्टम्स थे जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते थे कि ओपीएस कभी चेंज हो। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लोग बुढ़ापे की लाठी की तरह समझते थे और उसमें जो मेन डिफरेंस था एनपीएस से या फिर यूपीएस से वो ये था कि उसमें जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं होता था। सरकार अपने फंड में से जो पेंशन है वो प्रोवाइड कराती थी। पेंशन फिक्स भी थी, आपकी जो लास्ट रिटायरमेंट के टाइम जो सैलरी है और उसका 50% आपको दिया जाता था और आपकी सैलरी से कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इस ओपीएस की वजह से जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उन पर थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि आप मान सकते हो कि जब आपकी सैलरी से कुछ नहीं जा रहा तो पेंशन में जो भी मिल रहा है वो सरकार की तरफ से आपको दिया जाता था। तो इस लोड को जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे पड़ रहा था ओपीएस की वजह से, इस भार को एक तरह से कम करने के लिए एनपीएस को लाया गया था, जिसके आने के बाद से जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से भी 10% जो अमाउंट है वो डिडक्ट होने लगा। इसी वजह से काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था। लोग यही चाहते थे कि जो ओपीएस है वही लागू रहे, उसमें किसी तरह का बदलाव ना किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ओपीएस है उसके तहत केवल 12% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही इसका फ़ायदा मिल पाता था। उसके अलावा 88% जो लोग थे वो इसकी कवरेज के बाहर थे, क्योंकि ओपीएस में भी यही रूल था कि आपको नौकरी करते हुए करीब 20 साल या उससे ज़्यादा अगर होते हैं तभी आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस क्राइटेरिया के रहने की वजह से केवल 12% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ही ओपीएस का फ़ायदा उठा पाते थे। इसके अलावा 88% लोग इस स्कीम से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर अगर एनपीएस में ये चीज़ें थी जिसकी वजह से सरकार को फ़ायदा हो रहा था, तो फिर ऐसा क्या रीज़न है कि अब हमें एनपीएस से यूपीएस की तरफ जाना पड़ रहा है? तो दोस्तों एनपीएस में आप इस तरह से समझ सकते हैं, एनपीएस में जो पेंशन है वो शेयर मार्केट पे डिपेंड करती थी। आपकी सैलरी से आप चाहें या ना चाहें 10% अमाउंट डिडक्ट होना है तो वो होगा। उसमें आपकी इच्छा नहीं पूछी जाती थी, वो 10% अमाउंट आपका कटना ही कटना है और जो अमाउंट आपकी सैलरी से कट रहा है उसको शेयर मार्केट में निवेश किया जाता था। आपकी जो पेंशन इससे मिलनी है वो भी कुछ फिक्स अमाउंट नहीं था। शेयर मार्केट में निवेश के बाद अगर फ़ायदा होता है तो जो पेंशन है उसमें राशि जोड़ के मतलब ज़्यादा पेंशन मिलती थी और अगर शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है तो इसका असर आपकी पेंशन पे भी पड़ता था। तो एनपीएस का एक ये कहा जा सकता है कि ड्रॉबैक था कि पूरी तरह से जो है वो आपकी पेंशन की राशि शेयर मार्केट पे डिपेंड करती थी। और रिटायरमेंट के बाद जो आपको फंड मिलता था वो बेसिकली आपकी सैलरी का 10% सरकार के द्वारा दिया गया 14% और प्लस उसमें डीए जो है उसको भी जोड़ा जाता था। उसके बाद आपको रिटायरमेंट के टाइम आपका फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता था। और एनपीएस में एक क्लॉज ये भी था कि जो फंड आप जमा कर रहे हैं, अगर इन केस बीच में आप अपनी नौकरी के टाइम उस फंड को निकालना चाहें तो 60% अमाउंट तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो 40%
50% बच गया, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप नहीं निकाल सकते। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था और फिर उसका मतलब उसे इंक्रीज़ होना है या डिक्रीज़ होना है, ये आप एक तरह से कह सकते थे कि ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। और दोस्तों एक डिफरेंस ये भी था कि जो एनपीएस है इसका फ़ायदा सरकारी और प्राइवेट दोनों लोग जिनकी जॉब सरकारी है या फिर जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो दोनों लोग एनपीएस से जुड़ सकते थे। लेकिन जो यूपीएस जो अभी लागू होने वाली है या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जो कि स्टार्टिंग से थी, पहले थी, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए ही थी। लेकिन जो एनपीएस है वो दोनों लोगों के लिए। अब दोस्तों आखिर में ये देख लेते हैं कि आखिर ये जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, कुछ-कुछ क्लॉजेज़ मैंने आपको बताए जो कि जिन मामलों में ये एनपीएस से डिफरेंट है। इसके अलावा इसमें एक ये क्लॉज़ ये भी है कि हर 3 साल पे इस यूपीएस की समीक्षा की जाएगी और इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो बदल सकती है। सरकार की जो हिस्सेदारी है वो फिलहाल अभी 18.5% पे तय की हुई है, लेकिन ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हर 3 साल पे इसकी समीक्षा की जाए। इसके अलावा हर महीने तय जो पेंशन है वो आपको ओपीएस की तरह ही मिलेगा। इसी वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एनपीएस का इतना विरोध होने की वजह से हो सकता है सरकार इस मामले में झुक गई है, क्योंकि कुछ-कुछ क्लॉजेज़ जो हैं वो ओपीएस के सिमिलर इसमें लागू किए गए हैं। हर महीने की पेंशन आपको ओपीएस की तरह ही मिलेगी और फैमिली पेंशन भी इसमें ऐड किया गया है जो कि ओपीएस में भी था, बट ये एनपीएस में नहीं था। और दोस्तों अगर एक चीज़ के बारे में बात करें कि आखिर यूपीएस में फिर नुकसान क्या है, तो कुछ लोगों ने स्टडी जो की है, इसकी समीक्षा की है, उसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें ग्रेच्युटी में नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के टाइम अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, आप पिछले 1 साल 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं, वो आपकी बेसिक सैलरी है, तो ओपीएस के तहत जो है आपकी ग्रेच्युटी जो है वो करीब 12,37,500 रुपये बनती है। लेकिन वही अगर हम यूपीएस के तहत देखें तो ये करीब 9,37,500 रुपये के करीब बनती है। तो इस तरह से इसमें एक तरह का नुकसान है। तो दोस्तों आशा करती हूँ इस यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस को लेके जो आपके मन में डाउट्स होंगे वो इस वीडियो को देख के क्लियर हुए होंगे। मैंने एक-एक पॉइंट्स को क्लियरली समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।